गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर पहला पादप प्रजनन, जिसके अंदर हमने जो है उत्परिवर्तन के बारे में चर्चा की। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, यानी कि पादपों में या जीवों में ऐसे अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षण जो क्या हो जाते हैं, वंशागत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि प्रजाति के अंदर जो है नए लक्षणों के विकास के कारण से आगे चल करके नई प्रजाति का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। जिस प्रजाति के अंदर उत्परिवर्तन होता है उसे हम जो है म्यूटेंट कहते हैं। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जो विकसित होने वाली प्रजाति है वह सामान्यतया जो है अच्छे किस्म की भी हो सकती है और जो है बुरे लक्षणों वाली भी हो सकती है। इसीलिए इसे जो है हमने अलग अलग प्रक्रिया के दौरान जो है इनका इस उत्परिवर्तन का उपयोग जो है हमने किया है। जैसे अगर उत्परिवर्तन स्वतः हो रहा है तो संभवतया उससे नई प्रजाति के विकास होने की संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। परंतु वर्तमान में जो है प्रजातियों के अंदर कृत्रिम रूप से जो है हम परिवर्तन करवा करके भी नई किस्मों का विकास करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की जो रसायन होते हैं, जैसे कॉल्चिसिन है, इसके अलावा जो है एक्स किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, इनके माध्यम से भी क्या किया जाता है, प्रजातियों के अंदर जो जनन द्रव्य होता है उसमें जो है बदलाव करवाया जाता है और नई प्रजातियों का विकास किया जाता है। इसके लाभ भी हो सकते हैं और हानियां भी हो सकते हैं। कई बार जो है ऐसी प्रजातियां भी विकसित हो जाती है जो क्या होता है प्रकृति के लिए हानिकारक हो सकती है, तो उन प्रजातियों को फिर क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। परंतु सामान्यतया फसल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जो उत्परिवर्तन प्रयुक्त होता है वह अच्छी और नई किस्मों के विकास के लिए ही करवाया जाता है। उत्परिवर्तन के अंतर्गत हमने जो है यह देखा कि उत्परिवर्तन जो होता है गुणसूत्रों की संरचना में, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण से हो सकता है, या फिर जो है जो डीएनए होता है या जो जीन होता है उसमें जो है परिवर्तन के फलस्वरूप जो है उत्परिवर्तन होता है। यदि डीएनए के अंदर किसी नाइट्रोजन क्षार की कमी अथवा अधिकता से परिवर्तन होता है तो इसे जो है बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हम जो है आज पढ़ेंगे कि बहुगुणिता क्या होती है, अर्थात उत्परिवर्तन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्याओं में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। हमको मालूम है कि प्रत्येक जाति के अंदर जो कोशिका होती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और इस गुणसूत्रों की संख्या में अथवा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप भी क्या होता है, उत्परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ पर हम जो है बहुगुणिता को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये बहुगुणिता क्या चीज होती है, तो बहुगुणिता देखिए कि गुणसूत्र जो होते हैं इनकी संख्या में क्या होता है, कई बार कमी या अधिकता आ जाती है, या कई बार जो संपूर्ण गुणसूत्र युग्म जो होता है, गुणसूत्र का जोड़ा जो होता है वही जो है बदल जाता है, उसकी संख्या में क्या आ जाती है, कमी अथवा वृद्धि हो जाती है। तो यह प्रवृत्ति जो होती है यह क्या कहलाती है, बहुगुणिता कहलाती है। अब इसके अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है वह किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो इसके लिए हम एक यहाँ पर सारणी बना रहे हैं। जैसे गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहली तो होती है असुगुणिता, असुगुणिता, और दूसरी होती है इसमें सुगुणिता। असुगुणिता और सुगुणिता। असुगुणिता क्या होती है, तो देखिए असुगुणिता जो है
इसके अंदर क्या होता है कि जो गुणसूत्र युग्म होता है या गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है उसकी संख्या में जो है कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। यह कमी अथवा वृद्धि जो है इस प्रकार से हो सकती है कि गुणसूत्र जोड़ा जो है इसमें से क्या हो, एक गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी हो जाए, या फिर क्या है गुणसूत्र में से जोड़े में से क्या है दो गुणसूत्रों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, अथवा जो है यहाँ पर जो है एक गुणसूत्र की वृद्धि भी हो सकती है या फिर जो है दो गुणसूत्रों की क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। तो इस आधार पर जो है असुगुणितता को देखा जाता है, अर्थात किसी भी प्रजाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या में इस प्रकार से होने वाली कमी को क्या कहा जाता है, असुगुणितता कहा जाता है। इसके आधार पर हमने इसे जो है 4 प्रकारों में बांट लिया। असुगुणितता को हमने जो है 4 प्रकारों में बांटा, जिसमें से मुख्य है हाइपोप्लॉइडी या हाइपरप्लॉइडी। अर्थात या तो क्या होगा, गुणसूत्र युग्म में से एक अथवा दो गुणसूत्रों की कमी होगी या एक अथवा दो गुणसूत्रों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। यहाँ पर जो है हाइपोप्लॉइडी में हम बोलते हैं कि गुणसूत्र की संख्या में क्या हो सकती है, इस प्रकार से कमी हो सकती है। जब क्या होता है कि गुणसूत्र युग्म में से एक गुणसूत्र की कमी होती है तो इसे जो है मोनोसोमी या इसे जो है एक न्यून सूत्रता कहते हैं, जिसमें क्या होता है गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र युग्म में से एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे साधारणतया हम बोलते हैं कि मनुष्य के अंदर क्या 46 गुणसूत्र होते हैं कोशिका में, तो 46 में से क्या हो गया, एक गुणसूत्र की कमी हो गई, तो इसे जो है क्या कहा जाएगा, एक न्यून सूत्रता कहा जाता है। तो 2n-1। इसी प्रकार से जो है मोनोसोमी के पश्चात आता है नलीसोमी। नलीसोमी जो होता है इसमें क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हम द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता का अर्थ नाम से स्पष्ट है कि दो गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाती है, दो की कमी आ जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, नलीसोमी या द्विन्यून सूत्रता कहा जाता है। परंतु यदि क्या हो, गुणसूत्रों की संख्या में एक अथवा दो की अगर वृद्धि हो जाए तो इसे जो है क्या कहा जाएगा, हाइपरप्लॉइडी कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, हाइपरप्लॉइडी कहा जाता है। इसको भी जो है इसे गुणसूत्र संख्या के आधार पर दो प्रकारों में बांटा है। एक तो होता है इसमें ट्राइसोमी अवस्था। ट्राइसोमी अवस्था का अर्थ है ट्राई अर्थात 3, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दो गुणसूत्र यहाँ पर पहले से उपस्थित है और एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो इसे जो है ट्राइसोमी अवस्था या एकाधी सूत्रता भी हम कह सकते हैं इसको, या गुणसूत्रीय अवस्था या एकाधी गुणसूत्र अवस्था, यानी एक गुणसूत्र की अधिकता, जिसे 2n+1 कहा गया है। इसके पश्चात जो है टेट्रासोमी अवस्था। टेट्रासोमी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणसूत्र जो हैं वो इस प्रकार से दो की संख्या में जो है बढ़ जाते हैं। तो इस आधार पर जो है हम असुगुणिता को जो है 4 प्रकारों में देखते हैं। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि के कारण से क्या हो रहा है कि गुणसूत्रों के ऊपर जो लक्षण विद्यमान होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जीन विद्यमान होते हैं, उनके कारण से जीव के अंदर लक्षणों में भी जो है परिवर्तन आता है। जैसे यहाँ पर
हम देख रहे हैं कि एक गुणसूत्र की या दो गुणसूत्र की कमी के कारण से उस गुणसूत्र पर जो जीन विद्यमान है, जो क्या कर रहे हैं, उस जीव के अंदर लक्षणों का नियंत्रण कर रहे हैं। यदि संपूर्ण गुणसूत्र ही गायब हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर कि गुणसूत्र के गायब होने से वह लक्षण भी जो है विलुप्त हो जाएगा, जिसके कारण से जीव के शरीर में या पादप के शरीर में क्या हो जाती है, लक्षणों की विलुप्तता आ जाती है। और उस कारण से भी क्या होता है, उस पादप किस्म में या उस जीव के अंदर जो है दूसरे नए लक्षणों का निर्माण हो जाता है। तो इस आधार पर भी क्या होता है, गुणसूत्रों की कमी के आधार पर भी क्या होता है कि नए लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। तो यह असुगुणिता का कारण बनती है, जिसे हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। हाइपरप्लॉइडी जो है, इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है, एक अथवा दो गुणसूत्र युग जो होते हैं वो क्या बढ़ रहे हैं, और उनके बढ़ने से क्या हो रहा है कि नए लक्षणों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो यहाँ पर गुणसूत्र की अधिकता हो जाने से भी क्या होएगा, उस पादप किस्म में या उस प्रजाति के अंदर जो है नए लक्षणों का विकास हो जाएगा। तो यह भी क्या कहलाती है, असुगुणिता ही कहलाती है, परंतु इसे जो है हाइपरप्लॉइडी कहा जाता है। इसके पश्चात जो है आती है सुगुणिता। सुगुणिता जो होती है, इसे जो है हमने दो प्रकारों में बांटा है। एक तो होती है इसमें स्व बहुगुणिता और दूसरी होती है इसमें पर बहुगुणिता। स्व बहुगुणिता और सेकंड है इसमें पर बहुगुणिता। स्व बहुगुणिता जो होती है, इसमें क्या होता है कि सुगुणिता जो होती है, इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं ये एक अथवा दो के रूप में नहीं बढ़ते, ये यहाँ पर क्या गुणज के रूप में बढ़ते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई कोशिका जो है उसके अंदर क्या है, गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 2n है। तो यहाँ पर गुणसूत्र जो होंगे ये संपूर्ण गुणज के रूप में जो है क्या होंगे, बढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पर गुणसूत्र जो है ये गुणज के रूप में n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n इस प्रकार से गुणज के रूप में जो है संपूर्ण गुणसूत्र युग्म जो होता है वो गुणज के रूप में जो है बढ़ता है। तो इस प्रवृत्ति को जो है हम सुगुणिता कहते हैं। यहाँ पर केवल एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता नहीं होती, बल्कि संपूर्ण गुणसूत्र युग्म जो होता है वह गुणज के रूप में जो है इस प्रकार से बढ़ता है। तो इसे जो है सुगुणिता कहा जाता है। सामान्यतया सुगुणिता जो होती है ये पादपों में पाया जाने वाला लक्षण होता है। अर्थात पादपों के अंदर यह प्रवृत्ति या गुणसूत्र युग्मों का जो है गुणज के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति जो होती है ज्यादा होती है। इसीलिए फसल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुगुणिता का जो है सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, और इस सुगुणिता के उपयोग के फलस्वरूप क्या होता है, नई किस्मों का जो है विकास होता है। अब स्व बहुगुणिता जो होती है इसे जो है हमने तीन प्रकारों में बांटा है। इसके अंतर्गत जो है एक गुणिता, द्विगुणिता या त्रिगुणिता जो है आती है। अर्थात यहाँ पर जो है हम जो है इसे तीन प्रकारों में बांट सकते हैं, एक गुणिता, द्विगुणिता या त्रिगुणिता। तो इस प्रकार से क्या होता है, गुणसूत्र युग्मों का जो है गुणज के रूप में जो है विकास होता है। तो यह स्व बहुगुणिता जो होती है इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं यह सामान्यतया जो होते हैं त्रिगुणिता तक जो है विकसित होते हैं। यहाँ पर जो प्रजातियां विकसित होगी स्व बहुगुणिता के फलस्वरूप, तो उन प्रजातियों के अंदर जो फलों का आकार है उनके अंदर जो ओज होता है वह क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। स्व बहुगुणिता का उपयोग जो होता है हम उन प्रजातियों में कर सकते हैं जिन प्रजातियों में क्या होता है, पत्तियां आकार में छोटी हो, फलों का आकार क्या हो, छोटा हो, पुष्प जो है वो आकार में छोटे हो अथवा बीज आकार में छोटे हो। तो उनमें हम क्या करते हैं, स्व बहुगुणिता के माध्यम से
पत्तियों के आकार में, पुष्पों के आकार में, फलों अथवा बीजों के आकार में क्या कर सकते हैं, हम वृद्धि कर सकते हैं। उनमें क्या करवाई जा सकती है, वृद्धि करवाई जा सकती है। जैसे अपने एक छोटा सा उदाहरण लें कि जो खेतों के अंदर कई बार ककड़ी लगती है या कोई ऐसी फसल लगती है जिसका आकार क्या होता है, सामान्य रूप से छोटा होता है, परंतु उनमें क्या होता है कि स्व बहुगुणिता के माध्यम से उनके आकार को बढ़ा दिया जाता है, जिससे वह ककड़ी, बैंगन अथवा आलू जो होते हैं उनका आकार जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और ऐसे प्रयोगों के माध्यम से ही क्या किया जाता है कि फलों के, बीजों के, पुष्पों के, पत्तियों के उत्पादन को बढ़ाया जाता है। कई पादप ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती है वो आर्थिक महत्व की होती है, जैसे चाय है तो चाय की पत्तियों का क्या होता है, आर्थिक महत्व होता है। तंबाकू है, तंबाकू की पत्तियों का क्या होता है, आर्थिक महत्व होता है। तो ऐसी आर्थिक महत्व वाले पौधे जिनकी क्या है, पत्तियां जो है वो क्या है, उपयोगी हैं, तो उन पौधों में क्या करते हैं हम, स्वबहुगुणिता के माध्यम से, यानी कि उनके अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है गुणज के रूप में बढ़ा करके हम उन पत्तियों के आकार को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें उत्पादन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो ऐसी किस्में जिनमें क्या किया गया है, स्वबहुगुणिता का उपयोग किया गया है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या को गुणज के रूप में बढ़ा करके जो है हम नई प्रजातियों का विकास करते हैं, और उनसे उन किस्मों का उपयोग जो है ज्यादा से ज्यादा करवा करके हम जो है उनसे क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है स्वबहुगुणिता होती है। इनमें जो है स्वबहुगुणिता के अंतर्गत जो ऐसी प्रजातियां जिनके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है या क्रोमोसोम की संख्या जो क्या होती है वह ज्यादा मात्रा में, तो उनमें क्या होता है कि स्वबहुगुणिता जो होती है उनमें क्या करवाया जाता है, स्वबहुगुणिता जो होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा सफल होने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा गुणसूत्र होंगे तो गुणसूत्रों की गुणज के रूप में क्या होगी, संख्या जो है वो बढ़ने की संभावना जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसी प्रजातियों के अंदर स्वबहुगुणिता जो होती है एक सफल विधि होती है, जिनके द्वारा उत्पादन को जो है बढ़ाया जा सकता है। स्वबहुगुणिता जो होती है सामान्यतया स्वपरागित फसलों की अपेक्षा, स्वपरागित फसलों की अपेक्षा क्या होती है, परपरागित फसलों के अंदर, परपरागित फसलों के अंदर जो होती है, फसली पादपों के अंदर जो होती है ज्यादा सफल होती है। क्यों? क्योंकि स्वबहुगुणिता में क्या होएगा कि यदि परपरागण होगा, परपरागण होगा तो उसके फलस्वरूप क्या होएगा कि बाहर से नए लक्षणों वाले जो गुणसूत्र हैं वो क्या होंगे, पादप को प्राप्त होंगी। तो इसीलिए क्या है कि ऐसी फसलें या ऐसे पादप जिनमें क्या हो रहा है, परपरागण हो रहा है, यानी बाहर से जो है नए लक्षणों को लाया जा रहा है परपरागण के माध्यम से, तो उनमें क्या होता है, गुणसूत्रों का संयोजन जो होता है वो क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है, उनमें सामंजस्य जो होता है वो जल्दी होता है। तो इसीलिए क्या होता है, परपरागित फसलों वाले पादप जो होते हैं उनमें जो है स्वबहुगुणिता जो होती है सबसे ज्यादा जो है सफल मानी जाती है, किसके बजाय, स्वपरागित फसलों वाले पादपों की बजाय। तो ये जो है स्वबहुगुणिता कहलाती है। परबहुगुणिता, परबहुगुणिता का अर्थ होता है कि जो पादप है उनके अंदर हम भिन्न संयोजन वाले जीनों का क्या करते हैं, गुणज के रूप में समावेश करवाते हैं, यानी कि जो प्रजाति होती है उस प्रजाति के अलावा जो है दूसरी किसी अन्य प्रजाति के गुणसूत्रों का क्या करवाया जाता है, गुणज के रूप में संयोजन करवाया जाता है। तो इस प्रकार की सुगुणिता को हम जो है परबहुगुणिता कहते हैं। जैसे हाल ही में जो है एक गेहूं की किस्म विकसित की गई है ट्रिटिकेल, जिसके अंदर हमने जो है गेहूं तथा राई दो अलग अलग पादपों के जीनों का क्या करवाया, संयोजन करवाया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ है, हमें एक परबहुगुणित पादप ट्रिटिकेल प्रजाति जो है वो
प्राप्त हुई। यह मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित फसल है, जिसे धान फसल कहते हैं। तो यह प्रथम धान्य फसल है जो मानव निर्मित है और ये पर बहुगुणित फसल पादप है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि अलग अलग पौधों को, जैसे गेहूं को और राई को लिया गया है, तो यहाँ पर क्या भिन्न संयोजन वाले पौधों को क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। और इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है उन गुणसूत्रों का क्या करवाते हैं, हम गुणज के रूप में जो है विकास करते हैं और उनका क्या करवाते हैं, संयोजन करवाते हैं। पर बहुगुणिता के अंतर्गत हमने जो है एक षटगुणित पादप का भी विकास किया है। षटगुणित पादप के रूप में जो है गेहूं की एक फसल है जिसमें क्या किया गया है, 6N गुणसूत्रों को विकसित किया गया है, यानी कि यहाँ पर षटगुणित अवस्था प्राप्त की गई है। वैसे तो सामान्य संयोजन जो होता है वो पादप के अंदर या जो प्रजाति होती है उनमें क्या होता है, द्विगुणित होता है, परंतु यहाँ पर जो है षटगुणित यानी कि 6N वाली प्रजाति वाले गेहूं फसल का भी जो है विकास किया गया है, जिसमें उत्पादन की क्षमता जो है बहुत ज्यादा विकसित होती है। तो इस आधार पर जो है हमने षटगुणित वाले पादपों का भी क्या कर लिया है, विकास कर लिया है। तो यहाँ पर जो है पर बहुगुणिता जो होती है, इनमें क्या होता है कि एक ही जाति के बहुत से लक्षण एक साथ क्या होते हैं, दूसरी प्रजाति के अंदर क्या होते हैं, स्थानांतरित करवा सकते हैं। नाम से स्पष्ट है, पर बहुगुणिता यानी कि दूसरी एक जाति के अंदर किसी दूसरी जाति के लक्षणों को हम क्या करते हैं, समावेशित करते हैं। अर्थात क्या होता है कि पर बहुगुणिता के अंदर जो एक जाति के बहुत सारे लक्षण हैं, उन एक साथ ही हम क्या कर सकते हैं, उन लक्षणों को लेकर के जो है दूसरी प्रजाति के अंदर उन लक्षणों को हम स्थानांतरित करवा सकते हैं। दूसरा जो है इसके अंदर जो पर बहुगुणिता होती है, इसके अंदर क्या होता है कि पर परागण विधि के माध्यम से या कृत्रिम रूप से जो है हम क्या करते हैं कि प्रजाति को जो है विकसित कर सकते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से फसल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सुगुणिता का जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है उपयोग इसी प्रकार से किया जाता है, और हम जो है इसके माध्यम से क्या करते हैं कि नई व उन्नत किस्मों का जो है विकास करते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का है, असुगुणिता और सुगुणिता। असुगुणिता में तो क्या होता है कि हम गुणसूत्रों की संख्या में जो है इस प्रकार से कमी अथवा जो है वृद्धि को पढ़ते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी अवस्थाएं बनती है, जिनमें क्या होता है गुणसूत्र युग्म में से एक गुणसूत्र की अधिकता या दो गुणसूत्र की अधिकता या दो गुणसूत्र की कमी या एक गुणसूत्र की कमी जो है वो हो सकती है, जिसके आधार पर हमने इसे जो है हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी दो भागों में बांटा है। इसके अलावा जो है सुगुणिता के अंदर हम देखते हैं कि जो फसली पादप होते हैं, जो पौधों की प्रजातियां होती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो गुणज के रूप में क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। और इसे हमने जो है दो प्रकारों में बांटा है, स्व बहुगुणिता और पर बहुगुणिता। स्व बहुगुणिता के अंदर प्रकृति के अंदर यह जो है प्रक्रिया अपने आप होती है और इसमें गुणसूत्र संख्या जो है वो क्या होती है, 3n तक जो है बढ़ जाती है। परंतु पर बहुगुणिता जो होती है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग भिन्न संयोजन वाले जीनों को क्या किया जाता है, दूसरी प्रजातियों में स्थानांतरित किया जाता है, और इनमें जो है हम जो है षटगुणित पादप तक हमने जो है इसमें नई किस्म के रूप में जो है विकसित किए हैं। तो ये जो है बहुगुणिता के अंतर्गत पढ़े जाते हैं।